Hello students, so this is my second lecture on this channel. I'm targeting 50 subscribers. Till then I'll consistently upload videos and after that we will target 100 and so on and so on. Hopefully you are watching this lecture. If you are watching for the first time, do hit the bell icon and to get the notification. Now let's start. Also, one thing I wanted to add, in the previous two lectures there was so much wind noise microphone से while I was speaking. Now I have put that जो वो filter करने वाला brush आता है ना, so वो मैंने पुट ऑन कर लिया इसके ऊपर. So अब I think that issue should be fixed now. So thank you for your patience. Let's proceed to the lecture. राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3. हिस्ट्री के लिए जब हम एन की बात करते हैं तो अपने पास 6 to 12 एन आई मीन 6 to 12 एन आर रिकमेंडेड. बट जो 6 to 10 एन है ना, उनको फिर भी आप स्किप कर सकते हो. यू कैन स्किप दोज, बट यू कैन नॉट स्किप 11th एंड 12th की जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है. थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, that is part 1, part 2 and part 3. If you like the lectures, I'll bring the 6 to 10th NCRTs as well, but filhal let's start the themes in Indian history part 3 because this is more important when it comes to UPSC or other state PCS. Now in this book there are 6 chapters in total, so हम टारगेट करेंगे कि इसको 12 डेज़ में फिनिश कर दे. ठीक है, 1 चैप्टर इन 2 डेज़. अब आपको लगता होगा कि ये तो बहुत कम है 1 चैप्टर इन 2 डेज़ से. हम बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे. आपको एक एक चीज़ मैं याद करवाती चलूँगी और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट करते जाना, ताकि जब आप रिवाइज़ करो तो आपके पास एक कंटेंट ऐसा रेडी रहे जो कि इमीडिएटली रिवाइज़ हो जाए, ज़्यादा उसके लिए एफर्ट ना लगाने पड़े. ओके, नाउ द फर्स्ट चैप्टर. अब इसमें थीम 10 क्यों दिया है? क्योंकि ये काउंटिंग में चल रहा है. थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, देन 2 एंड देन 3, तो उस हिसाब से दिस इज चैप्टर 10. colonialism and the countryside. Colonialism and the countryside, exploring official archives. So students, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एक्चुअल इम्पैक्ट विलेजेस या फिर जो कंट्री साइड के लोग थे उन पर क्या हुआ था. अक्सर क्या होता है ना, हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम बैटल्स की बात करते हैं, गवर्नर्स की बात करते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ना ये फोकस करता है कंट्री साइड पर, ये फोकस करता है विलेजेस पर या फिर जो लोग गांव में रहते हैं उन पर. इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 मेजर रीजन्स की बात करेंगे. वी विल स्पीक अबाउट 3 मेजर रीजन्स. ठीक है, 3 मेजर एरियाज़. वो कौन कौन से? सबसे पहले है बंगाल, देन है राजमहल हिल्स, देन उसके बाद है डेक्कन. इफ़ आई टेल यू इन द मैप ना, सो अपने पास बंगाल, यहाँ पर बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहीं पर ही राजमहल हिल्स. ठीक है, और ये जो डेक्कन वाला एरिया है. सो ये 3 एरियाज़ की बात करेंगे हम. जो राजमहल हिल्स है ना, वहाँ पर संथाल्स रहते थे. आपने पढ़ा होगा ना संथाल रिबेलियन के बारे में. सो राजमहल हिल्स जो है वहाँ पर पहाड़ीज़ या फिर संथाल्स रहते थे. और फिर हम डेक्कन रीजन की बात करेंगे. यानी अलग अलग रीजन्स का एग्जांपल लेकर हम समझेंगे कि जो ब्रिटिश के पॉलिसीज़ हैं ना उसने लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया था. अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने विलेजेस पर अपना कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश किया. अब जो कंपनी है उसने सिर्फ मिलिट्री पावर से ही रूल नहीं किया. हर जगह पर जैसे विलेजेस वगैरह में मिलिट्री पावर से रूल नहीं किया. उसने रेवेन्यू पॉलिसीज़ यानी जैसे कि लैंड रेवेन्यू और टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. Now in this chapter we will see what were those revenue policies, what were the impact of revenue policies on the society, and we will study कि how the everyday life of the people was changed because of these policies. Understood? Okay. तो ये मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताती हूँ क्योंकि जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वही मैंने आपको बताई हैं. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू विल मीट द जमींदार्स ऑफ बंगाल, ट्रेवल टू द राजमहल हिल्स,
and then move to the Deccan. You will look at the way East India Company established its Raj in the countryside, implemented the revenue policies. So we will study what these policies were and how they affected the different sections of the society. So whatever is written in the slide वो तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं जो साइड बाय साइड अदर चीज़ें हैं वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो नाउ जो लॉज होते हैं ना, लॉज they are very important because laws decide कि who will be the rich person, who will be the poor person, and who will have the land holding, who will have the land, and who will be devoid of the land, किसके पास लैंड नहीं होंगी. मान लो कि लेट सपोज देयर इज़ ए पेजेंट, पेजेंट नीड्स मनी. कोई पेजेंट है, उसको मान लो कि पैसे की ज़रूरत है, ही नीड्स रुपीज़. देन तो वो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? ही विल गो टू द मनी लेंडर, ही विल गो टू द मनी लेंडर. एंड कैसे जाएगा? ये कौन डिसाइड करता है दैट ही विल गो टू द मनी लेंडर? ये सब सिस्टम डिसाइड करता है. दिस ऑल इज़ डिसाइडेड बाय द सिस्टम, दिस ऑल इज़ डिसाइडेड बाय द लॉज. अंडरस्टूड. लेकिन एक और बात होती है कि लोग जो होते हैं ना, द पीपल, दे डू नॉट फॉलो द लॉ ब्लाइंडली. ब्लाइंडली लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बट वो कभी कभी रजिस्ट भी करते हैं. जब उन्हें ये लगता है कि जो लॉ है दैट इज़ अनफेयर, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट अपने तरीके से एक्शन भी लिया है. यू कैन नो, जैसे संथाल रिबेलियन क्यों हुआ था, मुंडा रिबेलियन क्यों हुआ था, वो इन्हीं सब लॉज के अगेंस्ट हुआ था. एंड यही सब जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, दे शेप द हिस्ट्री. ठीक है. सो ये चैप्टर का जो लास्ट फोकस है वो सोर्सेस पर ही है कि हिस्ट्री हम तक कैसे आती है, कैसे हिस्ट्री जनरेट होती है, कैसे हिस्ट्री बनती है, सोर्सेस कहाँ से हिस्ट्री मिलती है. सो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लैंड सर्वेज, जो ट्रेवलर्स के अकाउंट्स थे, एंड जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स थी, उनके थ्रू हमें हिस्ट्री का पता चलता है. अंडरस्टूड. ठीक है. ओके, चलो आगे कंटिन्यू करें. सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है. इसमें और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. लेट्स रीड इट आउट. लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल. They determine to an extent who grows richer and who poorer, who acquires the land and who loses the land they have lived on, where peasants go when they need money. As you will see, however, people were not only subject to the working of the laws, they also registered the law by acting according to what they believed to be just. In doing so, people defined the way in which laws operated. You will also come to know the sources that tell us about these histories. You will read about revenue records, surveys, journals, travelers, surveyors, and the reports produced by the inquiry commission. ठीक है. अब आता है हमारा द सेकेंड पेज. सेकेंड पेज में एक तो ये नोट डाउन कर लेना कि राजा बर्दवान, बर्दवान बेसिकली ये कैलकटा ये उसका सिटी पैलेस है ऑन द डायमंड हार्बर रोड, कैलकटा. जो लोग वेस्ट बंगाल के होंगे उनको पता होगा. बाय द लेट 19th सेंचुरी. ठीक है. तो ये एक्चुअली हाँ ठीक है. ठीक है. ओके. देखो, बंगाल एंड द जमींदास, कहाँ से शुरू करते हैं. अब हम चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बंगाल एंड द जमींदार. सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की जो शुरुआत है सबसे पहले बंगाल से हुई थी. सबसे पहले बंगाल से हुई थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की. इसका रीज़न क्या है? देखो, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. 1764 में देयर वॉज बैटल ऑफ बक्सर. एक सेकेंड, ये पेन ना बहुत ही ज़्यादा वो डार्क है, सो लेट मी जस्ट reduce the sharpness. So 1764 there was battle of Buxar. Understood. After these battles, आपको पता है इसके बाद dual control on Bengal was established. ठीक है. This is the background of the story. अब कंपनी के सामने ना एक बड़ा चैलेंज था. वो चैलेंज ये था कि इस नए एरिया को गवर्न कैसे करना है, हाउ टू गवर्न दिस एरिया. इसलिए कंपनी ने बंगाल में सबसे पहले
रूरल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। रूरल सोसाइटी जो विलेजेस थे, मतलब गांव को, पूरा सिस्टम को दोबारा अरेंज किया गया। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, जैसे लैंड राइट्स को रीडिफाइन किया गया, मतलब कि ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है, किस पर लीगल राइट है, ये सब चेंज किया गया। और एक नया रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। रेवेन्यू सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया? ताकि कंपनी को रेगुलरली इनकम मिल सके। ठीक है। लैंड राइट्स क्यों चेंज किए गए, एस्टेब्लिश किए गए? ताकि लीगल राइट हो लोगों का उनकी ज़मीन पर। इस वजह से जो बंगाल है वहाँ पर ब्रिटिश का एक्सपांशन होता चला गया, ब्रिटिश एक्सपांशन। अब इसी एक्सपांशन की एक स्टोरी आती है बर्दवान में, एनेक्शन इन बर्दवान। हुआ क्या, जो बर्दवान है एक जगह है 1797 में। ईयर कौन सा था? 1797। एक जगह है बर्दवान, इसको बर्धमान, आज जो है प्रेजेंटली इसको बर्धमान बोलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा पब्लिक ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। ऑक्शन का क्या मतलब होता है कि जब प्रॉपर्टी या लैंड सबसे ज़्यादा प्राइस देने वाले पर्सन को बेची जाती है। ऑक्शन में जो राजा ऑफ बर्दवान के कई महल्स बेचे जा रहे थे, ए नंबर ऑफ महल्स ऐसे पैलेसेस नहीं होते हैं, ये एक्चुअली इस्टेट्स होते हैं। महल का मतलब कोई पैलेस नहीं है, कोई महल नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में महल का मीनिंग है कि कोई इस्टेट या फिर उसकी ज़मींदारी लैंड जो राजा ऑफ बर्दवान के पास थी। अब राजा की ज़मींदारी क्यों ऑक्शन हो रही थी ये भी समझ लो। आपने पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कब आई थी 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सिस्टम के अंडर क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि रेवेन्यू फिक्स कर दिया, फिक्स्ड द रेवेन्यू फॉर एवरी ज़मींदार। हर ज़मींदार के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया। यानी कंपनी ने कहा कि ज़मींदार को हर साल कुछ फिक्स रेवेन्यू देना पड़ेगा। ठीक है, इतने रुपए देने पड़ेंगे, चाहे क्रॉप अच्छी हो चाहे बुरी हो, रेवेन्यू फिक्स्ड रहेगा। और अगर ज़मींदार ने पेमेंट नहीं किया तो उसका जो इस्टेट है वो ऑक्शन कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। मतलब जो अच्छी कीमत बोलेगा, जो अच्छे पैसे देगा, उसको वो इस्टेट बेच दिया जाएगा। कंपनी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि कंपनी को रेवेन्यू मिलना था। यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ज़रूरी था कंपनी के लिए। जैसा मैंने पहले बताया कि इन बंगाल कंपनी डिसाइडेड टू थिंग्स। फर्स्ट वॉज द लैंड राइट्स एंड द सेकेंड वॉज द रेवेन्यू सिस्टम। सो दिस परमानेंट सेटलमेंट वॉज पार्ट ऑफ द सेम रेवेन्यू सिस्टम। नाउ क्या हुआ कि जो ये बर्दवान का राजा था ना, बर्दवान के किंग, ही डिड नॉट पे रेवेन्यू। एक्चुअली ही कुड नॉट पे रेवेन्यू। और जो अनपेड रेवेन्यू था वो एरियर्स एक्यूमुलेट होकर चलता गया। अनपेड रेवेन्यू को एरियर बोलते हैं, है ना। एरियर का मतलब है जो पेमेंट टाइम पर नहीं दी गई है। तो राजा का बहुत सारा जो पेमेंट था वो आउटस्टैंडिंग था, ड्यू था। इसलिए कंपनी ने उसकी इस्टेट को ऑक्शन करने के लिए डिसाइड किया। ऑक्शन में क्या होता था कि बहुत सारे बायर्स आते थे, देयर वर मैनी बायर्स, और ऑफिशियली स्टेट्स हाईएस्ट बिडर को सेल कर दिया जाता था। तो यही राजा ऑफ बर्दवान के साथ हुआ। लेकिन इशू क्या हुआ, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, बट एवरीथिंग वाज एज पर द प्लान्स। बट जिन्होंने इस्टेट खरीदी थी ना, जैसे मान लो कि ये कोई पर्सन है, इसने ना इस्टेट परचेज़ कर ली इसने। ये लोग ज़्यादातर उनमें से राजा के ही सर्वेंट थे। जो राजा ऑफ बर्दवान था ना, उसी के सर्वेंट थे या फिर उसके एजेंट थे। मतलब राजा ने अपने ही एजेंट्स को बोला कि तुम वो इस्टेट खरीद लेना, ताकि राजा का जो बेसिकली वो लैंड राजा के अंडर ही रहे। ठीक है, किसी कंपनी के पर्सन के पास ना जाए या फिर किसी अननोन के पास ना जाए। सो राजा के सर्वेंट्स या एजेंट्स ने ही वो लैंड जो है वो खरीद ली। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि जो रियल ओनर है, रियल ओनर वो राजा ही रहेगा। ठीक है, सो लैंड क्या हुआ, लैंड सिर्फ पेपर पर बिकी, ओनली ऑन पेपर, ओनली ऑन पेपर, बट कंट्रोल जो था ना वो किसके पास था, वो राजा के पास था। इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि 90% से भी ज़्यादा जो ऑक्शनिंग थी वो फिक्टिशियस थी। फिक्टिशियस का मतलब है फेक थी, आई मीन टू से सिर्फ दिखावा था। यानी लैंड लीगली सेल हुई बट प्रैक्टिकली ओनरशिप चेंज नहीं हुई, प्रैक्टिकली ओनरशिप चेंज नहीं हुई, है ना, ओनरशिप चेंज नहीं हुई, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बदले, रियलिटी नहीं बदली। अब इस इंसिडेंट से हमें क्या समझ आता है कि ब्रिटिश लॉज बनाता तो था, वो एक बात थी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी वो बहुत डिफरेंट थी। उन्होंने सिस्टम के लूप होल्स को यूज़ करके ज़मींदारी बचाने की कोशिश की थी। जो ज़मींदार थे उनको सारा कुछ पता तो चल ही गया था सिस्टम के बारे में, तो वो हर लूप होल यूज़ करते थे इन ऑर्डर टू सेव द ज़मींदारी। इसीलिए जो ब्रिटिश लॉज को इम्प्लीमेंट करना वॉज नॉट ईजी। एंड इसीलिए हिस्ट्री सिर्फ लॉज की नहीं है, बट उन लॉज के लिए लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो भी हिस्ट्री में आता है। ऑल गुड। तो ये राजा ऑफ बर्दवान का किस्सा था, आप यहाँ चाहो तो पढ़ सकते हो। 1797 में एक ऑक्शन हुआ जिसमें मैनी स्टेट्स ऑफ राजा ऑफ बर्दवान वर बीइंग सोल्ड। परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793 में, जिसके अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिक्स कर दिया था रेवेन्यू। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू, एक सेकेंड रुकना, had fixed the revenue that each जमींदार had to pay. Estates of those who failed to pay, जो फेल हो गए थे उनको बेसिकली ऑक्शन कर दिया जाना था to recover the revenue. Since the Raja had accumulated huge arrears, his estates had been put up for auction. तो न्यूमरस परचेजर्स आए, ठीक है, ऑक्शन पर बहुत सारे लोग आए खरीदने के लिए, एंड estate were sold to the highest bidder. But कलेक्टर्स सून डिस्कवर्ड ए स्ट्रेंज ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या था कि बहुत सारे जो परचेजर्स थे दे वर द सर्वेंट्स और द एजेंट्स ऑफ राजा हु हैड बॉट द लैंड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर मास्टर। सो ओवर 95% जो ऑक्शनिंग थी ना वो फेक थी। ठीक है, सो राजा का जो इस्टेट था वो पब्लिकली सॉल्व तो हो गया था, बट ही रिमेन्ड इन कंट्रोल ऑफ हिज जमींदारी। अब यहाँ पर जो NCERT है वो क्वेश्चन पूछती है कि वाई हैड द राजा फेल टू पे द रेवेन्यू, राजा रेवेन्यू क्यों नहीं दे पाया, एंड कौन लोग थे जिन्होंने ऑक्शनिंग में परचेज किया था। उसके बाद व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द रूरल एरियाज ऑफ द ईस्टर्न इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, सो ये हमने सेकेंड पेज कवर किया यहाँ पर, सेकेंड पेज का फर्स्ट वो। Now coming to the next, the problem of unpaid revenue. अब यहाँ पर ये बताएगा कि क्यों नहीं पे कर पाए थे, what was the reason behind the unpaid revenue. तो पहले मैं बता देती हूँ फिर हम पढ़ लेंगे उसको। चलो ओके, देखो क्या था एक्चुअली क्या हुआ कि जब 18th सेंचुरी थी ना, एक सेकेंड, इन 18th सेंचुरी मतलब 1793 1797 इन्हीं सब एरियाज़ में, 1793 टू 1799 इन ईयर्स में बहुत सारी ऐसी ज़मींदारी थी जो ऑक्शन हुई थी, बहुत सारी ज़मींदारियों की नीलामी हुई थी। इसी तरह से बहुत सारे इस्टेट्स को सेल आउट कर दिया गया था। यहाँ पर एक NCERT में डेटा बताया जाता है कि 75% से भी ज़्यादा ओनर्स चेंज हो गए थे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर 75% ओनर्स जो है ना वो चेंज हो गए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे जो ज़मींदार थे ना, दे वर फेल्ड टू पे रेवेन्यू। 75% का मतलब है कि हर 4 में से 3 जमींदारी का मतलब यार यहाँ पर ना लैंड ही है, मतलब स्टेट्स। 75% लैंड के ओनर्स चेंज हो गए थे,
मतलब 4 में से 3 जो लैंड थी वो ऑक्शन हो गई थी, ऑक्शनड। नाउ द रियल क्वेश्चन इज़ कि ऐसा क्यों। बैकग्राउंड तो हमने समझ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 समझ लिया, 1764 समझ लिया, परमानेंट सेटलमेंट समझ लिया, बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी। देखो, जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था ना, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, तो ब्रिटिश क्या चाहता था, ब्रिटिश का मानना था कि अगर हमने परमानेंट ओनरशिप दे दी, परमानेंट ओनरशिप दे दी और रेवेन्यू को फिक्स कर दिया, रेवेन्यू को फिक्स कर दिया, तो उस केस में जो ज़मींदार है वो लैंड पर इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उससे। इन्वेस्टमेंट किस तरह का, जैसे कि ट्यूबवेल्स बनवाना, ट्यूबवेल्स बढ़ेंगे, इरिगेशन इम्प्रूव होगा, इरिगेशन अच्छा होगा, सीड्स बेटर यूज़ किए जाएंगे, कल्टीवेशन बढ़ेगा, कल्टीवेशन बढ़ेगा, और इन सब के चलते ना एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगी। ये ब्रिटिशर्स का मानना था, ठीक है। और एग्रीकल्चर के इम्प्रूव होने से फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा, फार्मर्स को फ़ायदा होगा, ठीक है, और ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा, और अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ेगा, बाद में वो रेवेन्यू चेंज भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था ना 1793 में, या फिर 1770s में ही, 1770s में जो बंगाल था ये बहुत ही एक तरह से ऐसे कह लो क्रिटिकल कंडीशन में था, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक तो फेमाइंस बहुत सारे थे, फेमाइंस, भूख, रेकरेंट फेमाइंस, ठीक है, मतलब बार बार अकाल पड़ता था, बार बार सिवियर शॉर्टेज होती थी फूड की। आपने एक फेमाइन पढ़ा भी होगा 1770 का ग्रेट फेमाइन, द ग्रेट फेमाइन, बहुत फेमस है ये। उसमें ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि 1/3 पॉपुलेशन जो है ना वो वाइप आउट हो गई थी, 1/3 पॉपुलेशन गॉन, वाइप आउट हो गई थी। अंडरस्टूड। दूसरा ये था कि एग्रीकल्चर आउटपुट जो है बढ़ने की बजाय कम ही था, प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूसली कम होता जा रहा था, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कम था, फार्मर्स की इनकम जो है वो कम थी, रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है। ये थी 1770s के बंगाल की कंडीशन। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सोचा कि अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर कर देते हैं, मतलब अगर परमानेंट ओनरशिप ले आते हैं, रेवेन्यू को फिक्स कर देते हैं, तो ज़मींदार सिक्योरिटी, मतलब अब तो उसकी लैंड सिक्योर हो गई ना भाई, तो लैंड सिक्योर हो गई तो वो अपनी लैंड पर इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, फर्टिलाइजर्स अच्छे यूज़ करेगा, सीड्स अच्छे यूज़ करेगा। तो परमानेंट सेटलमेंट को ये सोच कर लाया गया था। तो हमेशा ये नहीं होता है कि ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट के पीछे ब्रिटिशर्स का कोई हमेशा एक एक्सप्लॉइट करने का रीज़न था, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन वो एक्चुअली टर्न आउट हो गया था, एक्सप्लॉइटेशन बन गया था वो, बिकॉज कंडीशंस उस तरह की थी। अंडरस्टूड। ओके, सो अब इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है एनसीईआरटी में। लेट्स रीड इट आउट। The estates of Burdwan were not the only ones sold. I told you ना 75% से भी ज़्यादा जो ज़मींदारी थी वो ऑक्शन हो गई थी। In introducing the permanent settlement, British officials hoped to resolve the problems they had been facing since the conquest of Bengal. मतलब 1770s में जो रूरल इकोनॉमी थी वो क्राइसिस में थी बंगाल में, रेकरेंट फेमाइंस हो रहे थे, एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो डिक्लाइन कर रहा था, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड रेवेन्यू सोर्सेज जो थे वो सब डेवलप किए जा सकते थे बाय एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, एंड दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू। यही मैंने पढ़ाया आपको,
रेट्स ऑफ रेवेन्यू फिक्स करके ही वो चेंज किया जा सकता था। बिकॉज इफ़ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वॉज परमानेंटली फिक्स्ड देन द कंपनी वुड लुक फॉरवर्ड टू ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। कंपनी जो है रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकती है एक बार परमानेंट ओनरशिप सिक्योर कर दी। और जो ज़मींदार है वो श्योर होगा ऑफ अर्निंग ए प्रॉफिट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करने को राज़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने सोचा था। ठीक है, तो इस पेज को अभी हमने इसके 2 पेज पढ़े ना, तो दोनों पेजेस में ये लिखा हुआ है।